नमस्कार। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लीनियर मोनोटॉमिक लैटिस और लीनियर डायटॉमिक लैटिस के वाइब्रेशन की बातें किया था और उसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्पर्सन रिलेशन और डिस्पर्सन कर्व की बातें भी की गई थी। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज किए गए थे, उसका क्या मतलब होता है। और अगर आप याद करें तो जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात किया था और उसको 3 डायमेंशनल रियल क्रिस्टल लैटिसेस के लिए भी जनरलाइज किया गया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी लैटिस वाइब्रेशन की फिजिक्स को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये फोनॉन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। व्हाट आर फोनॉन्स, व्हाट डू वी कॉल फोनॉन, ये फोनॉन क्या होते हैं। और फोनॉन से रिलेटेड एक सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड अनक्लैप प्रोसेसेस, तो ये क्या होते हैं। तो इसकी बात हम लोग करेंगे और फिर से एक बार, जो पहले मैं कई बार दोहरा चुका हूं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को डिस्कस करने के क्रम में भी और लैटिस वाइब्रेशन के क्रम में भी, कि 1819 में ड्यूलोंग एंड पेटिट ने सॉलिड्स के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज या मोलर हीट कैपेसिटी की बात के बारे में सोचा कि सॉलिड्स को कितनी मोलर हीट कैपेसिटी होनी चाहिए और टेम्परेचर के साथ उस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स का वेरिएशन कैसा होना चाहिए। और आमतौर पर सॉलिड्स के केस में, जैसे गैसेस के केस में हम लोग कहते हैं कि गैसेस की मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। सेम टू गिवन स्टेट्स के बीच किस तरह के प्रोसेस के थ्रू गैसियस सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाया गया है, वो तय करता है कि उस पार्टिकुलर प्रोसेस में गैस मोलर हीट कैपेसिटी कितना ऑफर करने जा रहा है। मतलब कि गैसेस की मोलर हीट कैपेसिटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए हीट सप्लाई करते वक्त फिजिकल कंडीशन क्या मेंटेन किया गया था। क्या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हीट सप्लाई किया गया था? क्या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट सप्लाई किया गया था? क्या दोनों वेरी कर रहे थे? अगर वेरी कर रहे थे तो कैसे वेरी कर रहे थे? लीनियर वेरिएशन था, क्वाड्रेटिक वेरिएशन था? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म, दैट डिटरमिन्स कि गैस कितनी मोलर हीट कैपेसिटी ऑफर करेगा। और इसके मुताबिक हम लोग कहते हैं कि गैसेस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज होती हैं, गैसेस को कोई फिक्स्ड मोलर हीट कैपेसिटी नहीं होता है। लेकिन गैसेस के केस में भी 2 स्टैंडर्ड फिजिकल कंडीशंस में उसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसकी बातें हम लोग ज्यादा किया करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको सीपी बोलते हैं, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको सीवी बोलते हैं। सॉलिड्स के केस में टेम्परेचर को अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए, टेम्परेचर में मॉडरेट इंक्रीमेंट किया जाए, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। वॉल्यूम में होने वाला चेंज नेग्लिजिबल होता है और इसलिए सॉलिड्स के केस में खास करके हम लोग यूजुअली
सीवी की बात ही किया करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की ही बात किया करते हैं। और पूरा का पूरा जो ड्यूलोंग एंड पेटिट का एक्सप्रेशन था उसको डिराइव किया था क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के आधार पर सॉलिड्स को कितनी मोलर हीट कैपेसिटी होनी चाहिए और उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसा होना चाहिए ये डिराइव किया गया था। बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हम लोग बहुत इसको आसानी से समझ लेने की कोशिश करेंगे कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या था उस पूरे डिस्कशन का। तो हम लोगों ने लैटिस वाइब्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर 3 डायमेंशनल रियल लैटिसेस की बात करें तो हम लोगों ने एक अप्रॉक्सीमेशन लिया था कि कोई भी एटम जो किसी भी लैटिस साइट पर बेसिस के रूप में अटैच्ड है वो सिर्फ अपने नियरेस्ट नेबर से ही इंटरैक्ट करेगा, लेकिन नियरेस्ट नेबर से इंटरैक्शन के करस्पॉन्डिंग एक इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। तो उसको कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, उसके मोशन के कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के अंदर में किसी लैटिस साइट पर जो बेसिस है, जो एटम है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर सकता है, और उसके करस्पॉन्डिंग 3 तरह की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके पास हो सकती है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब ऑसिलेट करेगा तो उसके दोनों तरफ जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे उनसे उसकी दूरियां, उसके सेपरेशंस बदलेंगे और उसके कारण करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग आ सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग आ सकता है। तो 3 पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स आ सकते हैं और 3 काइनेटिक, उस पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे और काइनेटिक एनर्जी के लिए भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग उसके टोटल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं, किसी एक एटम की बात करें तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए भी और 3 होंगे वाइब्रेशनल, आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी। तो 12m Vx² प्लस 12m Vy² प्लस 12m Vz² प्लस, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि हर 2 एडजेसेंट एटम्स स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर kx बोल दें, सही में कोई स्प्रिंग है नहीं, वो एक मॉडलिंग वैसा करते हैं हम लोग बात को समझने के लिए, जो पीछे हम लोग कई बार ये बातें कर चुके हैं। और y एक्सिस के लॉन्ग स्प्रिंग कांस्टेंट ky है और z एक्सिस के लॉन्ग स्प्रिंग कांस्टेंट अगर kz है, तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स को क्या लिख सकते हैं? 12 kx x² प्लस 12 ky y² प्लस 12 kz z², ऐसा। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का वेरिएशन क्वाड्रेटिक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं कि इस तरह के क्वाड्रेटिक डिपेंडेंस के केस में हर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी रखने के जितने पॉसिबल मोड्स हैं उन सारे मोड्स के साथ किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर 12 kBT एनर्जी होती है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 12 kBT एनर्जी होती है। सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा,
तो इसके साथ भी हाफ केबीटी होगा, इसके साथ भी हाफ केबीटी होगा, और ऐसे ऐसे कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। तो अगर सॉलिड का एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है तो टोटल एनर्जी ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल और वन यूनिट अटैच्ड एट द बेसिस, उसकी एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं 6 टाइम्स हाफ kBT and this will be 3 kBT। और अगर एक मोल की बात करें एनर्जी पर मोल, तो एक एटम को इतनी एनर्जी है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, और एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे, तो एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगा, एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 in a Avogadro's number times Kb is Boltzmann constant, and this is 3RT. In a times Kb is molar gas constant R। और आपको पता है कि Cv is defined as, अगर म्यू मोल लेते हैं तब Cv को डिफाइन करते हैं 1/μ du/dt या del u by del t। तो यहां तो एक मोल लिए ही है, तो म्यू विल बी 1, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे du/dt एंड दिस विल बी 3R। व्हाट वी कैन सी, इस मॉडल के मुताबिक ये क्लासिकल मॉडल है। अगर लैटिस के वाइब्रेशन को क्लासिकली हम लोग सोचें, क्लासिकल पिक्चर जो होगा उसके वाइब्रेशन का, उसके मुताबिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और सिंपली मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, दैट शुड बी 3R एंड इट इज कांस्टेंट, it is independent of temperature, no matter what the temperature of the solid is, it will remain same। और इसके मुताबिक अगर एक एक्सिस पर हम लोग CV को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर टेम्परेचर को प्लॉट करें, देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड एट ऑल टेम्परेचर्स वॉट एवर इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, इट इज 3R, and the graph of CV versus T should be a straight line parallel to T axis, should be a straight line parallel to T axis, and its value at all temperatures will be equal to 3R, and it is nearly 6 calorie per mole per degree C. It is constant, but experimentally what we found was different. At higher temperature, this result was good, satisfactory। हायर टेम्परेचर पर सॉलिड ऐसा ही बिहेवियर शो कर रहा था, बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हैं और लोअर टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, तो एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे इसका क्यूबिक वेरिएशन होने लगता है, और एक और उसके भी नीचे जाते हैं तो इसका लीनियर वेरिएशन होने लगता है। एंड एट T is equal to 0 Kelvin, as T tends to 0 Kelvin, we know that 0 Kelvin cannot be achieved in laboratory, so as T tends to 0 Kelvin, CV tends to 0, and this variation cannot be explained on the basis of this classical theory। So there was something missing in this theory। बाद में बाद में आइंस्टीन ने क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशन के आधार पर सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, इसका एक्सप्रेशन निकाला, और उसके बाद फिर डिबाई ने उसमें थोड़े और करेक्शंस किए। तो हम लोग
आज के लेक्चर के बाद जो अगला 2 लेक्चर होगा उसमें उन्हीं दोनों मॉडल्स की बात करेंगे कि इस तरह के वेरिएशन को कैसे एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन्स एंड डिवाइस मॉडल्स। उसकी बात हम लोग आगे के 2 लेक्चर्स में करने वाले हैं, उसका डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मैं इतना ही बता दूं कि जब हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये जो क्लासिकल पिक्चर था उससे डिफरेंट मिला तो ये सफिशिएंट एविडेंस दिया आइंस्टीन और डिबाई को ये प्रपोज करने के लिए कि लैटिस वाइब्रेशंस आर क्वांटाइज्ड, लैटिस वाइब्रेशंस आर क्वांटाइज्ड and the entire physics corresponding to lattice vibration can be correctly understood on the basis of quantum mechanical considerations. It can be understood, it can be explained quantum mechanically, and when we take help of quantum mechanical considerations, only then we can explain this kind of variation of a specific heat capacity and its temperature dependence. That we will be discussing in Einstein and device models later on in next 2 lectures. But today our emphasis is different. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये आपको कहना चाहते हैं कि लैटिस वाइब्रेशंस क्वांटाइज्ड होता है, वो क्लासिकली नहीं समझा जा सकता है, और जो लैटिस वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है, जब हमारा लैटिस किसी पार्टिकुलर मोड में वाइब्रेट करता है तो उस पार्टिकुलर मोड में वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी उसको करस्पॉन्ड करता है। जैसे अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट करा, दोनों एंड पर फिक्स्ड है कोई स्ट्रिंग और वो अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, एक लूप में वाइब्रेट कर रहा है, तो उस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को एक एनर्जी होगी, फंडामेंटल मोड के करस्पॉन्डिंग उसको एक एनर्जी होगी। उसी तरह से व्हेन एटम्स एट डिफरेंट लैटिस साइट्स गेट डिस्टर्ब्ड, व्हेन दे वाइब्रेट, व्हेन सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर इन द क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस इज वाइब्रेटिंग, then it can vibrate in different discrete modes. वो कैसे भी वाइब्रेट नहीं कर सकता है, उसके वाइब्रेशन के वेल डिफाइंड मोड्स होंगे। वो या तो जैसे स्ट्रिंग के केस में कहते हैं ना, या तो वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा, या फिर फर्स्ट ओवरटोन में करेगा, सेकेंड ओवरटोन में करेगा, और उनके करस्पॉन्डिंग एक खास खास एनर्जी करस्पॉन्ड करेगी। तो लैटिस भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह खास खास मोड्स में ही, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑसिलेशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, वो कुछ खास खास मोड्स में ही ऑसिलेट कर सकता है और उन मोड्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। उसके अलावा दूसरी एनर्जी नहीं हो सकती, उतना के बाद उतना ही एनर्जी पॉसिबल है, बीच का एनर्जी पॉसिबल नहीं है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है। ठीक इसी तरह से लैटिस का वाइब्रेशन भी क्वांटाइज्ड होता है, वो कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड मोड्स में ही वाइब्रेट करता है और किसी गिवन नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी फिक्स्ड होती है, और लैटिस वाइब्रेशन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। तो लैटिस वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग किसी गिवन नॉर्मल मोड में लैटिस वाइब्रेट कर रहा है तो एक एनर्जी उस मोड के करस्पॉन्डिंग होगी लैटिस को, और वो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो लैटिस वाइब्रेशन का जो 1 क्वांटा ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का जो एक पैकेट है, एक क्वांटा है, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में किसी भी नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग लैटिस को एनर्जी होगा।
लैटिस को जो भी एनर्जी होगा, कोई एक ऐसा एनर्जी का क्वांटा होगा, एक ऐसा एनर्जी का डिस्क्रीट पैकेट होगा, एक ऐसा एनर्जी का डिस्क्रीट यूनिट होगा कि उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एनर्जीज पॉसिबल होगी। जैसे हम लोग चार्ज क्वांटाइजेशन की बात करते हैं कि किसी भी मटेरियल बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ठीक उसी तरह से लैटिस वाइब्रेशन के केस में भी एनर्जी का कोई एक ऐसा क्वांटा होगा, एनर्जी का कोई एक ऐसा डिस्क्रीट वैल्यू होगा जिसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही किसी भी मोड के करस्पॉन्डिंग एनर्जी पॉसिबल होगी। एनर्जी का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा एंड दैट वन क्वांटा ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू लैटिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोनॉन। सो फोनॉन इज वन क्वांटा ऑफ एनर्जी, वन डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, और उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एनर्जी का जंप होगा। जैसे हम लोग यहां दिखाए हैं इस मॉडल में हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस हम लोग पढ़ते हैं तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के ही तरह या जैसे स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो वो डिस्क्रीट मोड्स में वाइब्रेट करता है, तो लैटिस वाइब्रेशन भी क्वांटाइज्ड होगा। वो इस मोड में वाइब्रेट करेगा या इस मोड में वाइब्रेट करेगा या इस मोड में वाइब्रेट करेगा। जो डिफरेंट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं दे आर ऑल क्वांटाइज्ड। डिस्क्रीट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आर पॉसिबल and corresponding to every normal mode of vibration there is a finite discrete amount of energy। और किसी भी मोड में जैसे एक फोनॉन, हमने कहा कि एनर्जी का जो एक क्वांटा है वो फोनॉन कहलाता है। फोनॉन इज क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो किसी पार्टिकुलर मोड में इन फोनॉन की एनर्जी के बराबर एनर्जी हो सकता है लैटिस वाइब्रेशन को, एक फोनॉन के बराबर हो सकता है एनर्जी उस पार्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग, दो फोनॉन की एनर्जी के बराबर एनर्जी हो सकता है उस पार्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन में, तीन फोनॉन की एनर्जी के बराबर एनर्जी हो सकता है उस पार्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन में, एन फोनॉन के एनर्जी के बराबर एनर्जी हो सकता है उस पार्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन में। लेकिन कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है। लैटिस वाइब्रेशन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, डिस्क्रीट होती है, एनर्जी का वेरिएशन डिस्क्रीट होता है। लैटिस वाइब्रेशन इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन आल्सो इज क्वांटाइज्ड। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज what we have concluded from the discussions that we made hitherto is that lattice vibrations are quantized. Energy of lattice vibration is also quantized, and one discrete quanta of energy of lattice vibration is called phonon. One discrete quanta of energy of lattice vibration is called phonon.
फोनॉन वर्ड दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में हम लोग कहते हैं फोटोन की बात करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में कि लाइट कैन बी सपोज टू बी मेड अप ऑफ फोटॉन्स. सो फोटोन इज वन पार्टिकल, वन क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, and the entire light can be supposed to be made up of such quantas of energy. तो उसी तरह से लैटिस वाइब्रेशन के एनर्जी का जो एक क्वांटा है वो फोनॉन कहलाता है. और nth मोड में, जब nth नॉर्मल मोड में हमारा लैटिस वाइब्रेट करेगा तो जो एनर्जी होगी वो होगी n प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा. अब ये हाफ H क्रॉस ओमेगा इज कॉल्ड, हाफ H क्रॉस ओमेगा इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी, एंड दिस कम्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. उसकी बात हम लोग बाद में समझ सकते हैं. दिस हाफ H cross omega term, that is the 0 point energy term, the 0 point energy term comes due to uncertainty principle, due to uncertainty principle. ओके, लेकिन अब एनर्जी कितना कितना पॉसिबल है. n को 0 लेंगे तो हाफ H क्रॉस ओमेगा, n को 1 लेंगे तो 3/2 H क्रॉस ओमेगा, n को 2 लेंगे तो 5/2 H क्रॉस ओमेगा, एंड सो ऑन. मतलब एनर्जी का जो जंप हो रहा है वो H क्रॉस ओमेगा के यूनिट्स में हो रहा है. हाफ H क्रॉस ओमेगा के बाद 3/2 H क्रॉस ओमेगा, उसमें H क्रॉस ओमेगा जोड़ दीजिएगा तो उतना आ जाएगा. कहने का मतलब कि लैटिस वाइब्रेशन तो डिस्क्रीट है और अलग अलग मोड्स की जो एनर्जी होगी वो भी डिस्क्रीट होगी. और किसी भी दो मोड्स के एनर्जी, दो कंसेक्यूटिव मोड्स, किसी भी दो कंसेक्यूटिव मोड्स के एनर्जी का डिफरेंस H क्रॉस ओमेगा होगा. एनर्जी जो इंक्रीज करेगा वो H क्रॉस ओमेगा के यूनिट में इंक्रीज करेगा. सो H क्रॉस ओमेगा इज एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, वन फोनॉन. तो इसकी एनर्जी मान लीजिए यहां पर जब इस मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो उसके पास NH क्रॉस ओमेगा एनर्जी है और ये उसके 4 लेवल बाद का स्टेट है. तो NH क्रॉस ओमेगा प्लस 4H क्रॉस ओमेगा उसमें होगा. और उस सेंस में अगर कहें तो हम ये कह रहे हैं कि किसी एक वाइब्रेशनल मोड में, किसी एक लैटिस के किसी एक वाइब्रेशनल मोड में कई फोनॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. सेवरल फोनॉन्स may be simultaneously present in one quantum state, in one corresponding to one vibrational mode of lattice. और उस सेंस में अगर हम लोग कहें तो फोनॉन्स आर बोसॉन्स. दो तरह के पार्टिकल्स की बात करते हैं, फर्मियॉन्स और बोसॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स फर्मियॉन्स हैं जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, और जो फर्मियॉन्स होते हैं एक क्वांटम स्टेट में एक फर्मियॉन हो सकता है, एक क्वांटम स्टेट में एक से ज्यादा फर्मियॉन नहीं हो सकता. लेकिन यहां चूंकि एक क्वांटम स्टेट में कई फोनॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कई 10 फोनॉन अगर प्रेजेंट है तो 10H क्रॉस ओमेगा उसकी एनर्जी होगी. तो कई फोनॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक साथ सेम क्वांटम स्टेट में, और ये पॉसिबल है बोसॉन्स के साथ. सेम क्वांटम स्टेट में कई बोसॉन्स एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं. सो इन दैट सेंस फोनॉन्स बिलोंग टू बोसॉन फैमिली. सो फोनॉन्स आर बोसॉन्स. फोनॉन्स इन दैट सेंस आर बोसॉन्स. बोसॉन्स.
और एक बात यहां पर और ध्यान देंगे, इस फिगर में हम लोगों ने क्या दिखाया है, ऐसा डिस्पर्सन रिलेशन हम लोग दिखाते रहे हैं पहले कई दफा। तो अब देखिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि one quanta of energy corresponding to lattice vibrations is called phonon, and that one quanta of energy is equal to h cross omega. So जब एक मोड से दूसरे मोड ऑफ वाइब्रेशन में जाएगा, ज्यादा एनर्जी वाले मोड में अगर शिफ्ट करेगा लैटिस का वाइब्रेशन, तो जो एनर्जी बढ़ेगी उस वाइब्रेशनल मोड के करस्पॉन्डिंग वो h क्रॉस ओमेगा के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में उसके यूनिट्स में बढ़ेगी। एंड व्हाट आई वांट टू टेल इज कि जो एक क्वांटा ऑफ एनर्जी है, एक फोनॉन की जो एनर्जी है वो है h क्रॉस ओमेगा। h क्रॉस इज कांस्टेंट, h क्रॉस इज प्लैंक्स कांस्टेंट बाय 2 पाई, h क्रॉस इज h अपॉन 2 पाई, सो दिस इज कांस्टेंट। बट डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग के वैल्यूज डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट के करस्पॉन्डिंग ओमेगा डिफरेंट होगा। के इतना तो ओमेगा इतना, के इतना तो ओमेगा इतना, के इतना तो ओमेगा इतना। तो डिफरेंट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग के वैल्यूज डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ओमेगा डिफरेंट होगा। और जैसे जैसे के बढ़ रहा है तो ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है तो एक फोनॉन के एनर्जी का वैल्यू बढ़ रहा है, क्वांटा ऑफ एनर्जी बड़ा होता चला जा रहा है। तो दो कंजेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का फासला भी बड़ा होते चला जाएगा। जब ओमेगा बढ़ेगा तो एच क्रॉस ओमेगा बढ़ेगा। तो स्मॉल के वैल्यूज और के वैल्यूज कैसे डिफर करते हैं, हम लोग देख चुके हैं कि के वैल्यूज भी क्वांटाइज्ड होता है, के का भी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, के वैल्यूज ऑल्सो आर क्वांटाइज्ड। और कैसे क्वांटाइज होता है, 2 पाई बाई एल के फॉर्म में, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, और एल इज इक्वल टू एन ए था। तो के का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 पाई बाई एन ए, 2 2 पाई बाई एन ए, 3 2 पाई बाई एन ए, 4 एंड सो ऑन, n 2 पाई बाई एन ए। और के वैल्यू जैसे जैसे ज्यादा होंगे तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो h क्रॉस ओमेगा बढ़ेगा, तो एनर्जी के एक क्वांटा का वैल्यू बढ़ेगा, तो दो कंजेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का फासला बढ़ेगा। तो देखिए, तो हायर के वैल्यूज पर जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का फासला बढ़ते चला जा रहा है, इससे ज्यादा यहां है, इससे ज्यादा यहां है, इससे ज्यादा यहां है। सो फोनॉन जो है, जो लैटिस के वाइब्रेशन के किसी एक क्वांटा ऑफ एनर्जी को बिलोंग करता है, उसका एनर्जी फिक्स नहीं है। फॉर डिफरेंट के वैल्यूज, किसी एक नॉर्मल मोड का जो फोनॉन होगा, किसी दूसरे नॉर्मल मोड के फोनॉन का एनर्जी उससे डिफरेंट होगा, किसी और तीसरे नॉर्मल मोड के फोनॉन का एनर्जी जो डिफरेंट के और ओमेगा को करस्पॉन्ड कर रहा है, उसके फोनॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी। सो एनर्जी ऑफ फोनॉन्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट के एंड डिफरेंट ओमेगा आर डिफरेंट। फोनॉन के कॉन्टेक्स्ट में एक बात किताबों में और लिखा रहता है, जिसको हम लोग लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, नॉट मैथमेटिकली। लॉजिकली उसको, उस आइडिया को कंसीव करने की कोशिश करेंगे कि वैसा कहने का मतलब होता क्या है। तो फोनॉन के कॉन्टेक्स्ट में किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि फोनॉन्स को फिजिकल मोमेंटम नहीं होता है। फोनॉन्स डू नॉट हैव फिजिकल मोमेंटम, बट व्हेन दीज phonons are compared with photons, usually phonons are compared with photons, and photons are supposed to be the particles having energy h nu
and it is supposed to possess energy as well as momentum. But in that sense, phonons do not contain physical momentum. Phonons do not contain physical momentum. But when these phonons, which may be supposed to be just like a particle having energy h cross omega, or one unit or one quanta or one packet of energy corresponding to crystal vibration, when these phonons interact with different particles like photons, neutrons, electrons, they interact in such a way, or the outcome of that interaction is such that as if they had some linear momentum, they had some momentum. वो जब किसी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो एक मोमेंटम कंटेन कर रहे थे, h क्रॉस k के बराबर। अगर वेव नंबर k के करेस्पॉन्डिंग जो फोनॉन होगा, k के करेस्पॉन्डिंग जो ओमेगा होगा, और उस k और उस ओमेगा के करेस्पॉन्डिंग जो फोनॉन होगा जिसकी एनर्जी h क्रॉस दिस ओमेगा होगी, h क्रॉस ओमेगा उसकी एनर्जी होगी, ऐसा लगता है कि उस फोनॉन के पास h क्रॉस k, वेयर k इज द वेव नंबर करेस्पॉन्डिंग टू दैट मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसके फोनॉन की बात हम कर रहे हैं, इतना मोमेंटम कंटेन करता है ऐसा लगता है। लेकिन कहा यह जाता है कि phonons do not have physical momentum. Phonons do not have physical momentum. Phonons do not have physical momentum, but when they interact with other particles like photons, neutrons, electrons, etc., they behave in such a way as if, जैसे लगता है कि as if they contain a momentum equal to h cross k. This momentum is usually called crystal momentum. This momentum is usually called crystal momentum. crystal momentum. अब ये क्यों होता है, ये लॉजिकली हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फोनॉन जो है वो कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है विच कैन बी रियलाइज्ड, विच कैन बी मेजर्ड, उसका कोई डायमेंशन है, कोई फिजिकल पार्टिकल सही में है, एनर्जी के एक पर्टिकुलर वैल्यू को वो करस्पॉन्ड करता है। और जब लैटिस का वाइब्रेशन अपना मोड बदलता है तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सो एनर्जी इज बीइंग एक्सचेंज्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोनॉन, बट फोनॉन इज नॉट लाइक अ रियली एग्जिस्टिंग पार्टिकल कैरिंग सम फिजिकल मोमेंटम। ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधे एक मोड से दूसरे मोड में जब लैटिस का वाइब्रेशन जाएगा तो सर्टेन डिस्क्रीट नंबर ऑफ फोनॉन्स के एनर्जी के बराबर उसकी एनर्जी बदलेगी।
तो इस सेंस में वो सही में कोई मोमेंटम के साथ ट्रेवल करने वाला पार्टिकल नहीं है, एंड इट डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मोमेंटम। बट व्हेन एक्सचेंज ऑफ फोनॉन टेक्स प्लेस, जब एनर्जी का वैल्यू बदलता है, जब एक मोड से दूसरे मोड में क्रिस्टल वाइब्रेशन जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा क्रिस्टल रिक्वायर्स विथ सर्टेन मोमेंटम, और इसीलिए फोनॉन वो मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ एक तरह से वहां पर लागू होता है, और ऐसा लगता है कि वो फोनॉन्स जो थे वो एक मोमेंटम कंटेन कर रहे थे जो क्रिस्टल के मोमेंटम के रूप में अपीयर कर रहा है। और इसीलिए यूजुअली हम लोग कहते हैं कि फोनॉन्स डू नॉट हैव फिजिकल मोमेंटम, दे बिहेव एज इफ they are having a momentum equal to h cross k, which is usually called crystal momentum। अब आप याद कीजिए पीछे के लेक्चर्स को, हम लोगों ने लाउएज कंडीशन की बात किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए क्रिस्टल के कॉन्टेक्स्ट में लाउएज कंडीशन की बात किया था, एवॉल्ड स्फेयर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। और अगर आप उन लेक्चर्स को याद करें, अगर आपको याद नहीं हो तो एक बार उन लेक्चर्स को आप दोबारा सुन सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था वहां पर, हम लोगों ने कुछ ऐसी बातें किया था कि अगर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए लैटिस प्लेन की बात करें तो हम लोगों ने यह कहा था कि अगर कोई एक लैटिस प्लेन है और उस पर इंसिडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे है, उसका वेव वेक्टर है के। जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इंसिडेंट एक्सरे है, उसका वेव वेक्टर है सपोज कीजिए के, और स्कैटर्ड एक्सरे का वेव वेक्टर है के डैस्ट। तो के डैस्ट माइनस के, स्कैटर्ड वेव का वेव वेक्टर और इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोगों ने कैपिटल के कहा था। ये स्मॉल के लिए गए थे, ये स्मॉल के लिए गए थे, और इनके डिफरेंस को हम लोगों ने कैपिटल के वहां पर कहा था। और हम लोगों ने कंडीशन निकाला था जिसको लाउएज कंडीशन कहते थे कि जब ये कैपिटल के वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी के बराबर होगा, तभी ब्रैग्स डिफ्रैक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। और इसको कई तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। हम लोगों ने ऐसे भी कहा था कि अगर लैटिस के अंदर, क्रिस्टल के अंदर जो दो रेसिप्रोकल स्पेस में जाकर के अगर हम लोग देखें रेसिप्रोकल स्पेस में, तो ऐसे रेसिप्रोकल स्पेस में ऐसे दो लैटिस पॉइंट्स जो जी वेक्टर से सेपरेटेड हैं, उन दोनों से स्कैटर करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और नॉन जीरो इंटेंसिटी दे पाते हैं। तो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन का एक कंडीशन था कि दिस डिफरेंस शुड बी इक्वल टू जी। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि कोई फोटोन है, फोनॉन नहीं, अभी मैं फोटोन की बात कर रहा हूं। एक क्रिस्टल लैटिस है और उस पर एक फोटोन इंसिडेंट होता है और किसी लैटिस प्लेन से वो स्कैटर करता है, और अगर इंसिडेंट फोटोन के वेव वेक्टर को हम लोग के बोलें और स्कैटर्ड फोटोन के वेव वेक्टर को हम लोग के डैस्ट बोलें, तो के डैस्ट माइनस के, इट शुड बी इक्वल टू
reciprocal lattice vector G. This is condition for Bragg's diffraction to take place. इसकी बात हम लोग बहुत पीछे के क्लासेस में कर चुके हैं. So K dash is equal to K plus G, और यहां K क्या है? इंसिडेंट फोटोन का वेव वेक्टर. K dash क्या है? स्कैटर्ड फोटोन का वेव वेक्टर. अब अगर दोनों तरफ हम लोग H क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें तो H क्रॉस K डैश इज इक्वल टू H क्रॉस K प्लस H क्रॉस G, ऐसा हो जाएगा. एंड व्हाट इज दिस H क्रॉस K डैश? दिस इज मोमेंटम ऑफ अ स्कैटर्ड फोटोन, दिस इज मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन. सो अगर ये दोनों टर्म्स मोमेंटम हैं, इट शुड ऑल्सो बी मोमेंटम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन. सो दिस इज ऑल्सो मोमेंटम. और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, इसी इक्वेशन को अगर हम लोग ऐसे लिखें कि H क्रॉस K कैन बी रिटन एज H क्रॉस K डैश प्लस माइनस H क्रॉस G. ये देखिए फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है. इंसिडेंट फोटोन जा रहा था H क्रॉस के मोमेंटम से, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन है एक तरह से. और मोमेंटम कंजर्वेशन को ओबे करवाने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि जब फोटोन स्कैटर करता है तो पूरी की पूरी लैटिस, पूरा का पूरा क्रिस्टल इतना मोमेंटम के साथ रिक्वाइल करता है. माइनस H क्रॉस G इज द मोमेंटम विथ विच इंटायर क्रिस्टल लैटिस रिक्वाइल्स इन दिस स्कैटरिंग प्रोसेस, और यही कहा जाता है क्रिस्टल मोमेंटम. तो ये क्रिस्टल मोमेंटम है. माइनस H क्रॉस G is the momentum with which entire crystal lattice recoils during a scattering process. और जो एनर्जी वगैरह में चेंजेस आती है वो फोनॉन की वजह से आती है, और वो फोनॉन का जो एक्सचेंज है वो क्रिस्टल मोमेंटम के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है. बट ये जो रिकॉइल की वेलोसिटी होगी पूरे क्रिस्टल की, दैट विल बी नेग्लिजिबली वैनिशिंगली स्मॉल फॉर द crystal to have that much of momentum. To keep the momentum conserved, the crystal needs to recoil with negligibly small, vanishingly small velocity, and energy corresponding to that, kinetic energy corresponding to that recoiling crystal is so small that it is usually ignored. We do not take into account when we talk in terms of energy. What will happen to energy? We simply tell that this energy corresponding to the recoil of the crystal is ignored, and we will simply tell that initial energy and final energy should be equal if the scattering is elastic. So in case of elastic scattering, what do we tell? H cross omega dash is equal to H cross omega. That implies omega is equal to omega dash. मतलब रिक्वाइलिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर बराबर है तो वेव वेक्टर्स भी बराबर होंगे, वेव वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स भी बराबर होंगे. तो आप कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू K डैश.
तो इस तरह का स्कैटरिंग जिसमें फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, आर कॉल्ड नॉर्मल प्रोसेसेस और सिंपली इन प्रोसेसेस. दिस काइंड ऑफ scattering, this kind of elastic scattering in which frequency and hence the magnitude of wave vector, the magnitude of wave vector remains unchanged, remains, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं कि कंफ्यूजन नहीं हो, remains unchanged are called normal processes or simply इन प्रोसेसेस. ऐसे प्रोसेसेस कहलाते हैं इन प्रोसेसेस. ये जो क्रिस्टल का रिकॉइल है ना, ये हम लोग ये कह रहे हैं कि साहब अगर स्कैटरिंग इलास्टिक है तो स्कैटर्ड फोटोन का वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों वही रहेगी. ऑलमोस्ट थोड़ा चेंज जरूर करेगा, बिकॉज ये जीरो नहीं है, दिस इज बीइंग इग्नोर्ड बट इट इज नॉट जीरो, सो वी शुड टेल दैट इट इज ऑलमोस्ट सेम. लेकिन उसको बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि अनचेंज्ड रहता है. इसका रोल यही है कि इंसिडेंट फोटोन का वेव वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है और स्कैटर्ड फोटोन के वेव वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो अलग होता है. तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट that the magnitude of k vectors of incident and scattered photons are same, their frequencies are same, but since the direction changes, photon may scatter in a different direction, so to keep the momentum conserved, momentum is a vector, in terms of magnitude as well as direction, the momentum should remain conserved. And to keep the momentum conserved, the entire crystal lattice requires to recoil with some momentum. और इसका बस वही महत्व है कि ये जो रिक्वाइल करता है वो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, इसके रिक्वाइलिंग का सिग्निफिकेंस यही है कि ये स्कैटर्ड फोटोन के डायरेक्शन को बदलने में मदद कर सकता है. अदरवाइज एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू दिस इज यूजुअली इग्नोर्ड. एंड ऐसे इलास्टिक स्कैटरिंग्स जिसमें कि फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड रिमेन अनचेंज्ड, तो ऐसे इलास्टिक स्कैटरिंग के जो प्रोसेसेस हैं दे आर कॉल्ड नॉर्मल प्रोसेसेस और इन प्रोसेसेस. क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, हमने इंट्रोडक्शन में काफी वक्त ले लिया था, तो एक लेक्चर शायद इसमें मैं और कंटिन्यू करूंगा. अगला लेक्चर जिसमें हम क्लैप प्रोसेसेस की बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और भी बातें हम लोग करेंगे और शायद एक आध न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित. आज इतना ही. थैंक यू वेरी मच.